वंदे मातरम। वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं, कर्ज मिट्टी का कभी चुकता नहीं, दे रहा इतिहास सदियों से गवाही, कर्ज मिट्टी का कभी चुकता नहीं। वक्त के गतिमान पहिए के साथ हमारे महान राष्ट्र भारत के मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाले, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा का स्वमेव बखान करने वाले हमारे गौरवपूर्ण राष्ट्र ध्वज के बारे में अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक विशेष प्रस्तुति देशवासियों को इस भावना के साथ समर्पित है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। एक भारतीय होने के तथ्य को स्वीकार करने में राष्ट्रीय गौरव तथा स्वाभिमान की भावना उत्पन्न करने के इस प्रयास में मैं प्रमोद श्रीवास्तव सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र का विशेष रूप से आभारी हूं, जिनके आलेख पर यह प्रस्तुति रची गई है। मैं आभारी हूं आशुतोष तिवारी जी का, जिनके विशेष स्वर संयोजन से निश्चित तौर पर यह प्रस्तुति प्रत्येक भारतीयों के हृदय में हर पल राष्ट्र गौरव व अभिमान के साथ अनेक नवीन गुण जागृत करने में सहायक सिद्ध होगी। आइए प्रस्तुत है राष्ट्र ध्वज। आज एक विशेष प्रस्तुति राष्ट्र ध्वज, नवाचार एवं परिकल्पना प्रमोद श्रीवास्तव। राष्ट्रध्वज के उद्भव तथा अधिग्रहण की कथा निस्संदेह आकर्षक है। हमारा ध्वज मांगलिक भी है और सांकेतिक भी। इससे उन सभी महान जनों का आशीष व्यक्त होता है जिनके प्रयत्नों से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यह प्रमाणित नहीं है, पर सामान्यतः ऐसा विश्वास है कि राष्ट्रध्वज के प्रथम डिजाइन में 3 समस्तर पट्टियां थीं। मध्य की पीले रंग की पट्टी पर देवनागरी लिपि में नीले रंग से वंदे मातरम लिखा था। सबसे ऊपरी पट्टी हरे रंग की थी, जिस पर कमल के 8 पुष्प अंकित थे, और नीचे की लाल पट्टी पर बाईं ओर श्वेत सूर्य तथा दाईं ओर एक श्वेत अर्धचंद्र और तारा अंकित था। कुछ विद्वानों का दावा है कि कलकत्ता के पारसी बागान चौक पर 7 अगस्त 1906 ईस्वी को फहराए गए ध्वज पर कोई तारा अंकित नहीं था। ध्वज के विकास की कहानी में हम एक अन्य ध्वज का संदर्भ पाते हैं, जिसे मैडम भीकाजी कामा और उनके निर्वासित क्रांतिकारी दल द्वारा स्टुटगार्ट जर्मनी में सन 1907 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में फहराया गया। कुछ एक परिवर्तनों को छोड़कर यह झंडा पहले झंडे से मिलता जुलता था। 8 कमल पुष्पों की परिकल्पना भिन्न थी। निचली लाल पट्टी पर अंकित सूर्य को ध्वज के दाईं ओर तथा अर्धचंद्र को बाईं ओर अंकित कर दिया गया था। अर्धचंद्र पर कोई तारा अंकित नहीं था। गुजरात के समाजवादी नेता इंदुलाल याग्निक द्वारा यह ध्वज भारत में चुपके से लाया गया था। सन 1917 में जब गृह शासन आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक तथा डॉक्टर एनी बिसेंट द्वारा तीसरा ध्वज फहराया गया, उसके पहले ही हमारे स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। इस ध्वज में 5 लाल तथा 4 हरी समस्तर पट्टियां एकांतर से व्यवस्थित की गई थीं, जिस पर सप्तऋषि की आकृति में 7 तारे बने हुए थे।
सबसे ऊपरी बाएं कोने पर ब्रिटिश ध्वज और ऊपरी दाएं कोने पर एक श्वेत अर्धचंद्र व तारा अंकित था। ब्रिटिश ध्वज को शामिल करना स्वामित्व की स्थिति के ध्येय को प्रतीक स्वरूप प्रस्तुत करना था, अतः इसे बड़ी संख्या में लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। सन 1921 में वेजवाड़ा, वर्तमान विजयवाड़ा में संपन्न बैठक के दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक ने एक ध्वज की परिकल्पना तैयार कर उसे महात्मा गांधी को दिखाया। इसमें 2 रंग थे, हरा तथा लाल। प्रकृति का परिचायक एक बड़ा सा चरखा भी अंकित था। गांधी जी ने इसमें एक श्वेत पट्टी जोड़ने का सुझाव दिया। तत्पश्चात ध्वज में 3 रंग हो गए, सफेद, हरा तथा लाल, और बीचों बीच नीले रंग से चरखे की आकृति इस पर अध्यारोपित कर दी गई। इस ध्वज का सन 1931 तक संपन्न सभी अधिवेशनों में उपयोग किया गया। सन 1931 में कराची, जो कि अब पाकिस्तान में है, में संपन्न बैठक में एक ऐसे ध्वज की आवश्यकता से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया जो आधिकारिक रूप से स्वीकार्य हो। ध्वज में निर्धारित रंगों के सांप्रदायिक अर्थ प्रतिपादन के कारण पहले ही ध्वज में प्रयुक्त रंगों के महत्व पर पर्याप्त बहस हो चुकी थी। 7 सदस्यों की एक समिति ने सादे केसरी ध्वज का सुझाव प्रस्तुत किया, जिसके ऊपरी बाएं कोने पर लालिमा युक्त भूरे रंग से चरखे की आकृति बनी हुई थी। इसे अस्वीकार कर दिया गया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमें याद रखना चाहिए कि वर्ष 1931 ध्वज के विकास के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। इस वर्ष तिरंगे ध्वज का हमारे राष्ट्र ध्वज के रूप में अभिग्रहण किए जाने संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया गया। केसरिया, श्वेत तथा हरी पट्टियों से युक्त तिरंगे को स्वीकृत करते हुए प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि इन रंगों का कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं है। इसके अर्थ को निम्न रूप से ग्रहण किया जाना चाहिए: केसरिया हिम्मत और त्याग, श्वेत सत्य और शांति, हरा विश्वास और शौर्य। इस ध्वज की श्वेत पट्टी पर गहरे नीले रंग में चरखे की एक आकृति अध्यारोपित थी। इस ध्वज का आकार 3 चौड़ाई गुणा 2 चौड़ाई था। यह झंडा हमें संदेश देता है कि हमेशा सजग रहो, हमेशा गतिमान रहो, आगे बढ़ो, एक ऐसे स्वतंत्र, नमशील, संवेदनशील, शालीन जनतांत्रिक समाज के लिए कार्य करो जिसमें ईसाई, सिख, मुसलमान, हिंदू, बौद्ध सभी को सुरक्षित रूप से शरण प्राप्त हो। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इस ध्वज को स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया। रंग पहले वाले ही रहे तथा ध्वज पर प्रतीक स्वरूप सम्राट अशोक के धर्मचक्र ने चरखे का स्थान ले लिया। यह प्रस्ताव संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हम कृत संकल्प हैं कि भारत का राष्ट्र ध्वज समस्तर होगा, जिसमें गहरा केसरी, श्वेत व गहरा हरा रंग समानुपातिक रूप में होगा। श्वेत पट्टी के मध्य में चरखे को प्रस्तुत करने के लिए गहरे नीले रंग में एक चक्र होगा। चक्र की यह परिकल्पना सारनाथ स्थित सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ की कंगनी के शीर्ष फलक पर दिखाई देती है। चक्र का व्यास लगभग श्वेत पट्टी की चौड़ाई के बराबर ही होगा। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात सामान्यतः 2:3 होगा। ये तिरंगा हमारा प्राण है, हमारी आन है, हमारी शान है। पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत ध्वज चक्र एक समकोणात्मक फलक था जो 3 समकोणात्मक पट्टियों अथवा समान चौड़ाई वाली उपपट्टियों से बना था। सबसे ऊपरी पट्टी केसरी और नीचे की पट्टी हरे रंग की थी। बीच की पट्टी श्वेत थी, जिसके मध्य में गहरे नीले रंग से
अशोक चक्र की परिकल्पना अध्यारोपित थी। ऐसा सुझाव दिया गया था कि सभी परिस्थितियों में चक्र को ध्वज के दोनों ओर स्क्रीन प्रिंटिंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अन्यथा दोनों ओर चक्र को मुद्रित स्टेंसिल अथवा कशीदाकारी द्वारा अंकित किया जाना चाहिए। ध्वज के लिए प्रस्तुत किए गए वस्त्र का ही अध्यारोपण हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। झंडा सभी राष्ट्रों के लिए एक अनिवार्यता है। लाखों इसके लिए मर चुके हैं। निस्संदेह यह एक प्रकार की मूर्ति पूजा है जिसको खंडित करना एक पाप होगा, क्योंकि झंडा एक आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। यूनियन जैक के फहराने से अंग्रेजों के हृदय उन भावों से उद्वेलित हो उठते हैं जिनकी गहराई का अनुमान लगाना कठिन है। अमेरिकानों के लिए तारों और पट्टियों का झंडा अत्यंत व्यापक अर्थों से युक्त है। दूज का चांद और सितारा इस्लाम के श्रेष्ठतम शौर्य की याद दिलाता है। हम भारतीयों, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी तथा अन्य सब जिनका घर भारत है के लिए यह आवश्यक है कि हम एक ही झंडा स्वीकार कर लें और उसी के लिए जिएं तथा मरें। महात्मा गांधी। ध्वज संहिता। भारत। राष्ट्रध्वज विविध अवसरों पर फहराया जाता है। राष्ट्रध्वज को प्रदर्शित किए जाने के संबंध में सही नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने समय समय पर कुछ निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का ध्वज संहिता भारत के तहत उल्लेख किया गया है और कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। तिरंगे के 9 मानक आकार हैं, जिनमें सबसे छोटा टेबल फ्लैग 6x4 तथा सबसे बड़ा 12x8 लाल किला, राष्ट्रपति भवन एवं संसद भवन पर है। शेष सभी मानक आकार इन दोनों के बीच के हैं। 1964 तक सभी लंबाई फुट व इंच में थी। 1964 से इन्हें मीट्रिक प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया। ध्वज का सही प्रदर्शन। जहां कहीं भी ध्वज फहराया जाए वहां उसे सम्मान प्राप्त होना चाहिए और विशिष्ट रूप से प्रस्तुत होना चाहिए। जहां किसी सार्वजनिक भवन पर ध्वज को लगाना, फहराना हो तो उसे मौसम की सब स्थितियों के बावजूद सूर्योदय से सूर्यास्त तक लगे रहने देना चाहिए तथा रविवार और अवकाश के दिनों सहित सभी दिनों में ध्वज लगा रहना चाहिए। ऐसे भवन पर ध्वज रात्रि में भी लगा रह सकता है, पर ऐसा केवल अत्यंत विशिष्ट अवसरों पर ही किया जाना चाहिए। ध्वज को सदैव स्फूर्ति से फहराया जाना चाहिए तथा धीरे से व औपचारिक रूप से उतारा जाना चाहिए। ध्वज को फहराने और उतारने की प्रक्रिया के साथ उचित बिगुल ध्वनि संकेत होने पर यह प्रक्रिया बिगुल ध्वनि संकेतों के साथ साथ होनी चाहिए। जब ध्वज को किसी खिड़की, छज्जे या इमारत के सामने से दंड पर झूलता हुआ दिखाया जाए तो ध्वज लेटी हुई अवस्था में हो या किसी कोण पर दिखाया जाए तो ध्वज का केसरिया भाग सबसे ऊपर हो। जब ध्वज को दीवार पर सपाट व अनुप्रस्थ अवस्था में प्रदर्शित किया जाए, केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए और लंबवत प्रदर्शित किए जाने पर केसरिया पट्टी ध्वज के सम्मुख खड़े व्यक्ति के बाईं ओर हो सकती है। जब ध्वज को जुलूस या परेड में ले जाया जाए उसे जुलूस या परेड की दाहिनी ओर होना चाहिए, अर्थात ध्वज की दाहिनी दिशा, अथवा यदि अन्य ध्वजों की भी पंक्ति है तो पंक्ति के मध्य में सामने की ओर राष्ट्रध्वज प्रदर्शित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित अवसरों पर देश भर में राष्ट्रध्वज के प्रदर्शन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। पहला, गणतंत्र दिवस समारोहों के आरंभ से लेकर अंत तक। दूसरा, राष्ट्रीय दिवस 6 अप्रैल से 13 अप्रैल जालियांवाला बाग के शहीदों की स्मृति में। तीसरा, स्वतंत्रता दिवस। चौथा, महात्मा गांधी का जन्म दिवस। पांचवा, राष्ट्रीय हर्षोल्लास
का अन्य कोई विशिष्ट दिन भारत सरकार द्वारा घोषित किए अनुसार किसी भी राज्य में उस संबंधित राज्य के गठन के वर्षगांठ दिवस पर राष्ट्रध्वज के प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं होगी। स्थानीय समारोहों के अवसर पर किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी विशिष्ट दिन राष्ट्रध्वज के बेरोक प्रदर्शन को भारत सरकार प्राधिकृत कर सकती है। अन्य राष्ट्रों के झंडों के साथ प्रदर्शन। जब तिरंगे का प्रदर्शन एक ही पंक्ति में अन्य राष्ट्रों के झंडों के साथ होता है, तब तिरंगा दाहिने छोर पर सबसे अंत में होता है। अन्य राष्ट्रों के झंडे के क्रम उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णक्रम से होते हैं। ऐसी स्थिति में झंडों की कतार के सबसे पहले या सबसे बाद राष्ट्रीय ध्वज रह सकता है। राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले फहराया जाकर सबसे बाद में उतारा जाता है। यदि विदेशी झंडों को गोल घेरे में फहराना है, तब भी वर्णक्रम पद्धति रहेगी। राष्ट्रीय ध्वज घेरे के आरंभ में होगा तथा अन्य देशों के झंडे दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज रखे जा सकेंगे। जब राष्ट्रीय ध्वज को दूसरे देशों के ध्वजों के साथ आड़े ध्वजदंड पर प्रदर्शित किया जाना हो, तब राष्ट्रीय ध्वज सभी झंडों के दाहिनी ओर होगा तथा इसका ध्वजदंड दूसरे झंडों के ध्वजदंडों से ऊपर होगा। यदि राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है, तब इसे किसी भी तरफ रखा जा सकता है, लेकिन प्रचलन में दाहिने ओर के अंत में फहराया जाता है। जब राष्ट्रीय ध्वज अन्य देशों के ध्वजों के साथ फहराया जाए, तब सभी देशों के ध्वजदंड समान आकार के होंगे। अंतर्राष्ट्रीय रिवाज के अनुसार शांति काल में किसी भी राष्ट्र का झंडा किसी दूसरे राष्ट्र के झंडे से अधिक ऊंचाई पर नहीं फहराया जा सकता है। इन सरकारी भवनों पर रोज राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, आयुक्त कार्यालय, कलेक्ट्रेट, जेल, नगर जिला बोर्ड, नगर पालिका, जिला परिषदों के कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट सीमा शुल्क चौकियां, सीमा चौकियां तथा सीमा पर चौकसी करने वाले दस्तों के शिविरों पर राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल जब मुख्यालय में हो, तब उनके सरकारी आवासों पर तथा जब मुख्यालय से बाहर हों, तब जिस स्थान पर वे ठहरें, वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। जिस क्षण वे स्थान छोड़ें, इसे उतार लिया जाना चाहिए, परंतु 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर एवं शहीद सप्ताह के दौरान वे मुख्यालय में रहें या न रहें, वहां तिरंगा फहराया जाना चाहिए। विदेशी विमानों, जहाज़ों को देश का संकेत देने हेतु सभी हवाई अड्डों एवं बंदरगाहों पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के विदेश जाने पर उनके प्रति आदर प्रकट करने हेतु संबंधित संस्था उनका राष्ट्रध्वज फहरा सकती है। यदि किसी देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सम्राट, राजा, युवराज तथा प्रधानमंत्री के भारत दौरे में आने पर यदि उनका निजी अभिनंदन किसी संस्था द्वारा किया जाता है, तब संबंधित संस्था अन्य देश एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराएगी। यदि विदेशी मेहमान किसी संस्था को देखना चाहते हैं, तब संबंधित तिथि को उस भवन पर विदेशी मेहमान के झंडे के साथ राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी प्रादेशिक मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों की कार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। किसी विदेशी मेहमान को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त कार में तिरंगा दाहिनी ओर तथा उनके देश का ध्वज बाईं ओर लगाया जाता है। यदि राष्ट्रीय दिवसों या राष्ट्रीय सप्ताह के दौरान झंडा झुकाना हो, तब
शव रखे हुए स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर झंडा आधा झुकाया नहीं जाएगा। शव के उठा लिए जाने के तुरंत बाद यह झंडा पूरा फहरा दिया जाएगा। यदि शोक किसी परेड या जुलूस के रूप में मनाया जा रहा हो तब काले कैप की 2 झंडियां ध्वजदंड के ऊपरी सिरे पर इस प्रकार लगा दी जाएगी कि वे स्वाभाविक रूप से गिरता दिखाई दे। काले कैप का उपयोग केवल सरकारी आदेश पर ही होता है। ध्वज आधा झुकाने का अर्थ है इसे ध्वजदंड के बीच आधी दूरी तक फहराना, कुछ क्षण शिखर तक ले जाकर फिर झंडे को आधा झुकाया जाता है। झुके झंडे को उतारते समय तेजी से ऊपर ले जाकर फिर धीरे धीरे उतारा जाता है। राजकीय या सैनिक अंत्येष्टि के समय झंडे को अर्थी या ताबूत पर इस प्रकार डाला जाता है कि केसरी रंग अर्थी या ताबूत के आगे की ओर पड़े। ध्वज को न तो चिता में जलाया जाएगा और न ही कब्र में गाड़ा जाएगा। ये सभी व्यवस्थाएं रक्षा प्रतिष्ठानों पर पूर्णतया लागू नहीं हैं, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन में उनके अपने नियम हैं। पहले कभी थल एवं नौसेनाध्यक्ष अपने कार्यालय एवं कारों पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने पदनाम का झंडा भी फहराते थे। यदि राष्ट्रपति देश के भीतर रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हों तब चालक के डिब्बे पर राष्ट्रीय ध्वज 10 दिशा में फहराएगा। जिस दिशा में उस स्टेशन का प्लेटफॉर्म हो, इस झंडे का आकार 18x12 इंच होगा तथा यह तभी फहराया जाएगा जब गाड़ी खड़ी हो या अगला स्टेशन आने वाला हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री विमान से यात्रा कर रहे हों तब उनके विमान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। निम्नांकित उच्चाधिकारियों के निधन पर निधन के दिन राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री संपूर्ण भारत में, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्री दिल्ली एवं सभी राज्यों की राजधानियों में, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा प्रदेश के मंत्री संबंधित पूरे राज्य में। यदि निधन पर राजकीय शोक मनाया जा रहा हो तब संपूर्ण शोक अवधि के दौरान झंडा आधा झुका रहेगा। किसी विदेशी उच्चाधिकारी के निधन पर राजकीय शोक मनाने और आधा झंडा झुकने हेतु गृह मंत्रालय विशेष निर्देश जारी करता है। केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर राष्ट्रीय ध्वज या उसकी रंगीन अनुकृति का किसी व्यापार, व्यवसाय, पेशे या किसी पेटेंट, व्यापार चिन्ह अथवा डिजाइन के लिए प्रयोग करना अनुचित उपयोग निवारण अधिनियम 1950 के अंतर्गत अपराध है। किसी सार्वजनिक स्थान या लोगों की आंखों के सामने राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ने, जलाने, विकृत करने, अपवित्र करने, मरोड़ने, कुचलने अथवा अन्य किसी प्रकार से तिरस्कृत करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। शालाओं में ध्वजारोहण, झंडा अभिनंदन और झंडे के नीचे शपथ लेने के निर्देश। सभी विद्यार्थी एवं अध्यापक खुली जगह में वर्गाकार खड़े होंगे। वर्ग के 3 तरफ विद्यार्थी होंगे तथा ध्वज दंड चौथी तरफ के मध्य में होगा। प्रधानाध्यापक विद्यार्थियों का नेता, ध्वजारोहण करने वाला व्यक्ति यदि प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त किसी अन्य को झंडा फहराना हो तब ध्वजदंड से 3 कतार पीछे खड़े होंगे। विद्यार्थी कक्षाक्रम से 10-10 की टुकड़ियों में या किसी अन्य संख्या में खड़े होंगे। कक्षा का नेता अपनी कक्षा की पहली कतार के दाहिनी ओर खड़ा होगा तथा कक्षा शिक्षक अंतिम कतार में 3 कदम पीछे बीच की ओर खड़े होंगे। वर्ग में कक्षाएं वरिष्ठता क्रम में खड़ी होंगी। सबसे वरिष्ठ कक्षा दाहिने छोर पर खड़ी होगी। प्रत्येक कतार के बीच कम से कम 30 इंच की दूरी हो। कक्षाओं के बीच की दूरी भी इतनी ही होनी चाहिए। अब कक्षा का नेता आगे बढ़कर स्कूल के नेता का अभिवादन करेगा। जब सभी कक्षाएं तैयार हो जाएं, तब नेता प्रधानाध्यापक तक बढ़कर उनका अभिवादन करे।
नेता सभी को सावधान स्थिति में खड़े होने का निर्देश देगा। तब झंडा फहराया जाए और झंडे का अभिवादन सभी करें। थोड़ी देर तक सभी अभिवादन की स्थिति में रहेंगे और आदेश प्राप्त होते ही सावधान की स्थिति में आ जाएंगे। झंडा फहराने के बाद राष्ट्रीय गान होगा और इस समय सभी सावधान की स्थिति में रहेंगे। प्रधानाध्यापक समारोह पूर्वक शपथ दिलवाएंगे तथा उपस्थित जन शपथ दोहराएंगे। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति निष्ठा की शपथ। हाथ जोड़कर सभी लोग राष्ट्रीय ध्वज के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे। मैं राष्ट्रीय ध्वज के प्रति तथा जिस सर्वप्रभुता संपन्न जनतांत्रिक गणतंत्र का यह ध्वज है उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेता हूं।
की यह गौरव गाथा।